नमस्कार। आज से बिहार स्पेशल में हम लोग ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कहा, इतिहास से शुरू करेंगे। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ही बिहार की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कौन कौन सी चीजें आपके एग्जाम के लायक है, जिसे जानना आपको जरूरी है। और जो प्रश्न आए हुए हैं उनको भी देखेंगे, और जो आ सकते हैं उस पर भी आधारित हमारी क्लास होगी। तो देखते हैं, पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, आज जो आप बिहार देख रहे हैं, ये जो बिहार है, इसका फॉर्मेशन कई बार हुआ, और आज जो बिहार दिख रहा है ये एक लंबे प्रोसेस का परिणाम था। मैंने कल की क्लास में कहा भी था कि बिहार शब्द जो है वो विहार से बना है। ध्यान रखिएगा, विहार, बिहार शब्द जो है वो विहार के से बना है। विहार को ही माना जाता है कि तुगलक काल में, इस पीरियड में तुगलक सल्तनत काल का एक मध्यकाल में एक राजवंश था तुगलक। उसी राजवंश काल में बिहार नाम वास्तविक रूप से एक क्षेत्र का पड़ा, बिहार का, तो क्षेत्र को आप जानते हैं। बिहार क्या होता है? बिहार बेसिकली जो भिक्षु हुआ करते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क हो, चाहे वो आजीवक भिक्षु हो, चाहे वो जैन भिक्षु हो, और एक तरह से स्टूडेंट भी, उस धर्म के स्टूडेंट भी, जहां पर रहते थे, जिस स्थल का प्रयोग रहने के लिए किया जाता था, उसे विहार कहा। विहार और चैत्य में अंतर है, याद रखेंगे। चैत्य भी धार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ एक संकल्पना है, लेकिन खासकर बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। और ये बौद्ध धर्म के पूजा स्थल हैं जो पहाड़ों को काट करके बनाए गए। चैत्य चैत्य ईंटों और पत्थरों से नहीं बनते थे, पहाड़ों को काट के बनते। विहार, शुरुआत में विहार जो बने थे वो बने थे संरचनात्मक विहार। मैं बात कर रहा हूं कब की भी, मैं बात कर रहा हूं आपको लगभग बुद्ध के मृत्यु के बाद, लगभग नहीं, बुद्ध के मृत्यु से पहले से ही मान लीजिए। बुद्ध के मृत्यु से पहले कुछ वर्षों में, जब बुद्ध ने धर्म का निर्माण किया, बौद्ध धर्म को स्टैब्लिश किया, तो शुरुआत में जो विहार बने, विहार मतलब जहां पर बौद्ध धर्म के भिक्षु रहे, स्टूडेंट्स रहे, पढ़ाई वढ़ाई करें, उनके रहने के लिए, आवास के लिए एक जगह, रेसिडेंशियल हॉस्टल टाइप का आप कह सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह दूं, विहार केवल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था। किसी भी धर्म के लिए यदि ऐसा कार्य किया गया हो, चाहे वो आजीवक संप्रदाय हो, चाहे वो जैन संप्रदाय हो, उनके रहने के लिए व्यवस्था जो होगी, सभी को विहार कहेंगे। ठीक है? तो शुरुआत में जो विहार बने, बुद्ध के मृत्यु से पहले जो विहार बने, वो अधिकतर बने संरचनात्मक विहार। ये विहार जो होते थे संरचनात्मक विहार, स्ट्रक्चरल विहार बोलते हैं इसको। ये फूस से, लकड़ियों से, है ना, ये मिट्टियों से बनते थे। बाद में क्या हुआ, बुद्ध की मृत्यु के बाद, खासकर अशोक के काल, अशोक के काल में जो विहार बने हैं वो गुफा के रूप में अशोक ने बनाए, दशरथ उनके पोते ने भी बनाया गुफा। ये सभी विहार है एक तरह से, आपको पता हो। अशोक हो, चाहे उनके पौत्र, पौत्र, पुत्र नहीं, पौत्र, पोता दशरथ हो, उन्होंने भी विहार बनाया। लेकिन ये विहार जो थे, ये पहाड़ों को काट करके गुफा के रूप में बनाए गए। ठीक है? और इन विहारों का प्रयोग उसी पर्पज से किया गया जो पहले के विहारों के लिए किया गया। यहां पर भी ध्यान रखेंगे, अशोक ने 4 प्रकार के गुफाओं का निर्माण किया जो विहारों के रूप में जिसका प्रयोग हुआ। दशरथ ने 3 प्रकार की गुफाओं का निर्माण किया, उसका भी प्रयोग विहारों के लिए हुआ। यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे, प्रश्न आया हुआ है, अशोक ने जो गुफा बनाए थे 4, कितने बनाए थे? 4, और इसने बनाए थे 3। तो इन सबको किसको दिया गया? इन दोनों ने आजीवक संप्रदाय को दिया। आजीवक सेक्ट, आजीवक संप्रदाय ध्यान में रखेंगे, उसके संस्थापक का नाम है मखली घोषाल। क्या नाम था? मखली घोषाल। ये अन्य संप्रदायों से बिल्कुल अलग।
आगे आगे और भी कुछ बातें कर लेते हैं यहीं पर, थोड़ा देखते हैं। वो यह है कि जो अशोक ने जो गुफा बनाए, केव, या जिसको आप कह सकते हैं विहार, आजीवक लोग वहां पर रह सके, 4 बनाई मैंने कहा। और इन चारों का नाम भी है, जान लीजिएगा। एक को कहते हैं सुदामा, सुदामा गुफा। दूसरा है कर्ण चौपर। तीसरा है लोमहर्ष, लोमहर्ष ऋषि गुफा। और चौथा था विश्व झोपड़ी। ये 4 गुफाओं का निर्माण किया। अभी हम लोग अशोक नहीं पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले तो पाषाण काल पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तब धीरे धीरे। लेकिन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आखिर यदि बिहार का नाम बिहार पड़ा तो वो वर्ड था विहार। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर विहारों को देखा, खासकर तुगलक कालों में, उनको पढ़ा गया, समझा गया, और आगे चलकर यही विहार शब्द बदल करके बिहार बन गया। और अशोक जैसे बहुत पुराने प्राचीन काल के ताकतवर राजा ने भी विहारों की स्थापना की। और मैंने बाकायदा कहा बिहार शुरुआत में संरचनात्मक बने हैं। दशरथ ने भी बिहार बनाए हैं। ये 3 बनाए हैं, जिसमें सबसे अच्छा विहार है गोपिका, गोपिका विहार। ये बनाया गया था नागार्जुन पहाड़ी, नालंदा में है। और इन्होंने बनाया था बराबर की पहाड़ी में, ये भी नालंदा में। इन्हीं विहारों के नाम पर भारत का नाम, सॉरी, बिहार का नाम बिहार पड़ा। अच्छा, इसकी आकृति यदि आप देखें तो आप समझ सकते हैं, कुछ ऐसी आकृति होगी इसकी। मान लेते हैं ये एंट्रेंस गेट था आने जाने के लिए, और फिर जब आप अंदर जाए कुछ ऐसे मिलता था। ये छोटे छोटे रूम थे। ये आप मान लीजिए ये कक्ष है, ये भी कक्ष है, ये भी कक्ष है, ये भी रूम, रूम को ही कक्ष में बोल रहा हूँ। और ये सभी चीज जो था, यह सभी चीज पहाड़ों के अंदर में काट करके बनाया गया, पहाड़ों को काट करके बनाया गया था। ठीक है, ये है आपका एक तरह से कहा जाए विहार। अंदर में रूम में भिक्षुओं स्टूडेंटों के लिए रहने के लिए जगह ये। और ये सामने में ये जो स्थान था, इसको सभा प्रार्थना स्थल के रूप में, प्रेयर स्थल के रूप में प्रयोग किया जाता था। और यह एक प्रकार का पूरा जो संरचना थी वह क्या थी, वह पहाड़ों को काट करके बनाई। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। अब आते हैं बिहार के बारे में। मैं जो कहा बिहार का नाम कैसे पड़ा वो बताएंगे। लेकिन बिहार जो आज वास्तविक रूप में आप बिहार को देख रहे हैं, जो बिहार आपको आज दिख रहा है, ये बिहार, तो बिहार राज्य का निर्माण पहले बिहार बंगाल का भाग था। बंगाल का भाग हुआ करता था। 22 मार्च 1912 को बिहार अलग हो गया बंगाल से, और पहली बार स्वतंत्र बिहार राज्य का निर्माण हुआ। इसलिए 22 मार्च को ही हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जो बंगाल से अलग करके बिहार प्रांत बनाया गया, उसमें उस समय उड़ीसा भी था।
फिर 1936 में उड़ीसा अलग हुआ और स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य का निर्माण इस रूप में हुआ। लेकिन फिर आपको पता ही है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से 14 जिले लेकर के झारखंड बना दिया गया और आज जो बिहार आपको दिख रहा है ये 38 जिलों का बिहार, ये आज का बिहार। ये है पूरा का पूरा बिहार की हिस्ट्री। आगे चलते हैं, कुछ और बातें करते हैं। एक बात और भी ध्यान रखेंगे, कुछ पढ़ने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को, तो यह है कि ये पिछले साल यानी इसी बार जो पीटी हुआ था उसमें क्वेश्चन है। ध्यान रखें, हिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं तो मैं सिर्फ हिस्ट्री की बात करूंगा। 35 क्वेश्चन के आसपास हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से आए और चूंकि ये बिहार स्पेशल की भी क्लास है, ध्यान रखें 15 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आया है, तो कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन हो गए आपके हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड बिहार स्पेशल। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। बाकी बात की बातें हैं वो मैं करूँ। चलिए आप देख सकते हैं बाकी क्या क्या आया हो। अब देखिए बिहार में बिहार का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बिहार, ये शुरुआत इसकी हो जाती है पाषाण काल से, जिसको प्रस्तर युग भी कहते हैं, स्टोन एज। भारत का इतिहास हो चाहे बिहार का इतिहास, दोनों की शुरुआत पाषाण काल से यानी प्रस्तर युग से ही हो जाती है और इसकी शुरुआत होती है 10 लाख ईसा पूर्व से, बीसी, 10 लाख बीसी। यहां से स्टोन एज शुरू होता है, प्रस्तर एज शुरू होता है और स्टोन एज जो रहा है आपको ध्यान में रखेंगे वो 1000 बीसी तक रहा है, यानी 1000 बीसी तक स्टोन एज। जब भारत का इतिहास शुरू होता है, जहां पर मानवीय गतिविधियों के साथ ही भारत का भी इतिहास शुरू होता है, उसी मानवीय गतिविधि जब बिहार में शुरू हुआ उसी समय से बिहार का इतिहास भी शुरू होता है और बिहार का इतिहास भी पाषाण काल से ही शुरू होता है। पाषाण काल में भी एक बात ध्यान रखेंगे वो यह है कि यह पाषाण काल भी 3 भाग में विभाजित है, याद रखेंगे 3 मेजर भाग में विभाजित है। यानी कि ये जो पूरा स्टोन एज है जिसको मैंने यहाँ से यहाँ तक कहा 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी, ये 3 भाग में विभाजित है। पहला है आपका, ध्यान रखेंगे, वह है पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल। दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, मैसोलिथिक। और तीसरा है नियोलिथिक। नियोलिथिक पीरियड, नव पाषाण काल। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे वो यह है कि 10 लाख से लेकर 1000 बीसी तक जो पूरा का पूरा स्टोन एज है, जिसको आप प्रस्तर युग कहते हैं, है, ये 3 भाग में विभाजित है। तीनों में से किसी भी भाग में मेटल का यूज नहीं हुआ है, ध्यान रखेंगे, धातु का प्रयोग नहीं हुआ। यदि धातु का प्रयोग होता तो ये स्टोन एज में नहीं होता। यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे वो यह है कि पैलियोलिथिक में यानी पूरा पाषाण काल में मनुष्य शिकारी और संग्राहक है, या तो शिकार करता है या संग्राहक है। एग्रीकल्चर नहीं जानता है, कृषि का जरा भी नॉलेज उसे नहीं है, मृदभांड नहीं आता है, यानी उसे पोएट्री बनाना नहीं आता है। ठीक है, औजार किससे बन रहे हैं? औजार बन रहे हैं पत्थरों से। ठीक है,
बेसिकली स्फटिक पत्थर, क्वार्टाइल रॉक, स्फटिक पत्थर से औजार बनाते हैं। चलिए इसी को जो पहला हम लोग शुरू किए हैं, इसी को अच्छे तरीके से और भी देखते हैं, यानी कि पैलेयोलिथिक के बारे में ही पहले डिस्कशन कर लेते हैं। पैलेयोलिथिक स्टोन एज का भाग है। यह 10 लाख से लेकर के 10 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक, यह है आपका पूरा पाषाण काल, यानी पाषाण काल का वो पहला पार्ट। दूसरा जो है वह 10,000 से लेकर 6,000 बीसी तक है, जिसको कहा गया मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल। और तीसरा है नव पाषाण काल, यह है 1,000 तक बीसी, 6,000 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व। यहां पर मैंने कहा कि मनुष्य बेसिकली शिकारी, हंटर और गैदरर है, एग्रीकल्चर नहीं जानता है, पोइट्री का नॉलेज नहीं है, यानी मृदभांड वह नहीं जानता है, घर भी नहीं बनाता है, गुफाओं के बीच में रहता है। आदिम प्रकार की स्थिति है मनुष्य की, आदिम। और एक बात याद रखेंगे, इस पूरे कालखंड में पैलेयोलिथिक पीरियड में मनुष्य ने जो प्रमुख औजार का प्रयोग किया गया है वह है कोर्ड उपकरण, कोर टूल। इसको क्या बोलते हैं जरा समझिए, कोर टूल्स किसको बोलाता है। पैलेयोलिथिक पीरियड में यानी कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने औजार को बनाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया, टेक्नोलॉजी, वह था टकराना। दो पत्थरों को आपस में टकरा करके किसी एक को औजार का रूप दे रहा। जैसे मान लो मैं इसको रूप दे रहा हूं और ये ऐसे रूप दिया गया, ये बड़ा वाला, ठीक है। तो मान लेते हैं ये बड़ा वाला को रूप दिया गया, और ये बड़ा वाला जो है औजार जो है, इससे ये सब जो है बेसिकली पूरा का पूरा टूट करके बाहर निकल गया, और जो बचा इसी को, ये बड़े वाले भाग को बोला जाता है कोर टूल्स। ध्यान में रखेंगे, कोर टूल्स। एक मिनट, यानी आपने जो अभी देखा वो यह देखा कि जो मैंने पहले बताया, आपने देख लिया कि कृषि वगैरह नहीं है, आदिम प्रकार की स्थिति है। और कोर टूल्स मतलब ये बड़ा वाला कोर टूल्स का यूज किया था। इसमें बेसिकली कुल्हाड़ी है, गड़ासा, इन सब का प्रयोग हुआ। लेकिन एक और बात भी है, यही पूरा पाषाण काल 3 भागों में भी बटा हुआ है। यानी पूरा पाषाण के बाद आपने देखा मध्य पाषाण है, मेसोलिथिक, जो 10,000 बीसी से लेकर के 6,000 तक है, और उसके बाद 6,000 से लेकर के 1,000 बीसी तक नियोलिथिक है। तो ये जो पैलेयोलिथिक पीरियड है, पूरा पाषाण काल जो है, ये भी 3 भागों में बटा हुआ है। एक है पूर्व पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उत्तर पूरा पाषाण काल। ध्यान में रखिए। और बिहार से इन तीनों जो एरा क्या है एविडेंस मिलता है। ये जो है ये 10 लाख से लेकर के 39,000 बीसी तक है, ये 39,000 से लेकर 23 बीसी तक है, और यह 23 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक। इन तीनों ही पीरियड में वो सारी बातें आएगी, कोर टूल्स का प्रयोग होगा, कोड उपकरण का, कृषि नहीं जानते हैं, मेटल का यूज नहीं है, पत्थरों को औजार बनाएंगे, पत्थर भी स्फटिक, आप सब जान रहे हैं।
ये जो पूरा पाषाण काल है, यहाँ के औजार मिले हैं आपके नालंदा और मुंगेर से। यहां पर मध्य पूरा पाषाण से मिला है मुंगेर से, और उत्तर पूरा पाषाण काल के मिले हैं मुंगेर से। यहां पर ध्यान रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किसी एक का नहीं मिलता है, मिलता है तीनों का मिलता है, पहले वाले से लेकर अंतिम वाले तक का मिलता है। दो मुंगेर से और एक नालंदा और मुंगेर दोनों से। अब आइए मध्य पाषाण काल। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यहाँ पर कोड उपकरण का प्रयोग हुआ, लेकिन मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म औजारों का प्रयोग, मैक्रो टूल्स, ठीक है, मैक्रो टूल्स का प्रयोग हुआ, छोटे औजारों का, 2 से लेकर 8 सेंटीमीटर। और यहाँ के जो टूल्स है ये बेसिकली आपको मिलेंगे झारखंड में, ठीक है, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग। तो यहां से आपको मिलेंगे मध्य पाषाण काल के औजार। याद रखिए, पहली बार मनुष्य मध्य पाषाण काल में ही पशुओं को पालतू बनाया है, ठीक है, और पहली बार जो पशु पालतू बने हैं बकरी और भेड़ बने, शिप एंड गोट एंड शिप। याद रखेंगे इस बात को कि पूरा पाषाण काल में ही अग्नि की खोज हो गई थी, इन्वेंशन अग्नि, फायर, लेकिन इसका यूज नहीं हुआ था, शुरू प्रयोग नहीं शुरू कर पाए। लेकिन इस काल में मध्य पाषाण काल में अग्नि का प्रयोग शुरू हुआ। यहां पर भी मनुष्य जो है वो मेनली शिकारी और संग्राहक है। अभी भी घर वो नहीं बना पाया है, गुफाओं में रहता है। मध्य पाषाण काल में भी मुख्यतः शिकारी और संग्राहक है। हाँ, पशुपालन की शुरुआत हुई, ये बात ध्यान में रखेंगे। एक बात यह भी रखेंगे कि जब मैंने कहा आपसे कि अग्नि का प्रयोग पहली बार मध्य पाषाण काल में, तो प्रश्न आ सकता है कि बिहार के लोगों ने पहली बार पका हुआ भोजन कब किया? जब अग्नि का प्रयोग हुआ होगा, यानी मध्य पाषाण काल। हाँ, इसके ज्यादातर एविडेंस आज के बिहार के नहीं है ना, झारखंड वाले पार्ट के, याद रखेंगे। और हाँ, इसमें भी एग्रीकल्चर नहीं है, ध्यान से याद रखेंगे। टेक्नोलॉजी क्या है? वही टेक्नोलॉजी है। औजार बनाने की टेक्नोलॉजी भी क्या है? इस पीरियड में भी टकराना ही है। हमने कहा था ना, इस पीरियड में भी 2 पत्थरों को टकरा करके एक पत्थर को शेप दिया जाता है। इस पीरियड में भी तकनीक टकराना ही है। और याद रखें, इस पीरियड में भी उसी पत्थर का प्रयोग हुआ है जो पूरा पाषाण काल में हुआ था, स्फटिक या क्वार्टराइट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आइए तीसरा पार्ट, वह है नवपाषाण काल। क्या है नवपाषाण काल? नवपाषाण काल वह काल है जिस काल में औजार जो है किसके बनते थे? पहले बात तो पत्थर के ही बनेंगे, ताकि स्टोन एज में कहीं पर भी मेटल का यूज नहीं है, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा। लेकिन औजार बनाने की तकनीकी में परिवर्तन आ गया। अब टकराना नहीं, घर्षण, घस करके औजार बनेंगे। जब घसेंगे तो क्या होगा? पॉलिश्ड हो जाएगा, यानी अब औजार आपको पॉलिश दिखेंगे। अरे, जब आप किसी चीज को घसते हैं उसमें जो चमक आती है, चमक को ही पॉलिश कहा जाता है। इसको बात को समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इस पीरियड में अब मनुष्य शिकारी और संहारक नहीं हुआ। अब वह मुख्यतः कृषि करने लगा। उनका व्यवसाय क्या हो गया? कृषि। तो बिहार में सबसे पहले कृषि कब होगा? तो नवपाषाण काल। कृषि से एक बात और भी ध्यान में रखेंगे, जब कृषि करेगा तो मनुष्य रुकेगा। देखिए, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, मनुष्य मुख्यतः शिकारी और संग्राहक है। आज यहाँ कल वहां, कोई भी गुफा मिले उसमें जाकर सो जाओ, कभी रुकने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि उसका ऑक्यूपेशन क्या था, अर्थव्यवस्था का मेजर सोर्स क्या था। जब अर्थव्यवस्था का पहली बार मेजर सोर्स एग्रीकल्चर हुआ, तब मनुष्य जाकर रुकेगा, क्योंकि कुछ लगाएगा, होगा, फिर काटेगा, फिर, समझ रहे बात, रुकेगा। जब रुकेगा तो पहली बार इतिहास में घर बनेगा, समाज अस्तित्व में आएगा, गांव अस्तित्व में आएंगे। ये सभी नवपाषाण काल में हुए। नवपाषाण काल 6000 बीसी से 1000 बीसी। इसके प्रमुख स्थल जो बिहार में मिले हैं, जरा देखा जाए और समझा जाए। इसके प्रमुख स्थल है आपका
चेचर, ये वैशाली में है। दूसरा चिरांद, ये आपका सारण डिस्ट्रिक्ट में है। तीसरा आप कह सकते हैं सेनुअर, सेनुअर, बेसिकली इसका नाम सेनुआर है, सेनुअर नहीं, सेनुआर, रोहतास में। ये कुछ स्थल है जो नवपाषाणिक स्थल है जो बिहार के। यहां पर यह बात ध्यान रखेंगे कि नवपाषाण काल में जो चिरांद स्थल है, यहां से हड्डियों के बहुत सारे औजार मिले। इस बात को समझेंगे, एक बहुत बड़ा जखीरा मिला है, शायद भारत में सबसे ज्यादा जखीरा हड्डियों के औजारों का वो चिरांद से मिला। एक बात और भी ध्यान रखेंगे, हड्डियों का पहली बार प्रयोग औजार के रूप में नवपाषाण काल में नहीं, मध्य पाषाण काल में हो गया। और मध्य पाषाण काल में ही एक बात और भी ध्यान रखेंगे, मनुष्य ने पहली बार आभूषण को बनाया। आभूषण पत्थर और हड्डियों के भी बने। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक में मिलेंगे। हम लोग पढ़ेंगे चैल्कोलिथिक यानी कि ताम्रपाषाण से कौन कौन से स्थल बिहार में ताम्रपाषाण से हैं, ताम्रपाषाण संस्कृति बोला किसे जाता है, और उसके बाद वैदिक पढ़ते हुए मगध तक पहुंचेंगे। नमस्कार।